कोटेश्वर और सावित्री नाम के पति पत्नी रहते थे और उनकी पूरी 3 बेटियां थी। वो लोग एक बहुत ही छोटे से घर में रहा करते थे। कोटेश्वर कपड़े सीने का काम करता था। जितना पैसा कमाता था सारा का सारा कपड़े सीने की मशीन से ही कमाता था। कहने के लिए अच्छे खासे पैसे तो कमा लिया करता था, लेकिन एक बुरी आदत कोटेश्वर को थी और वो ये थी कि कोटेश्वर बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। जितने पैसे कमाता था उसमें आधे से ज्यादा पैसे शराब पीने के लिए ही खर्च किया करता था और इस बात से सावित्री बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी होती थी। हमेशा सोचती रहती थी कि भगवान ने उनको 3 बेटियां दी हैं, उनका पोषण, उनका पालन कैसे होगा। लेकिन उसका पति उसकी कोई भी बात नहीं मानता था। जब उसका पति घर में नहीं होता, ऐसे समय पर सावित्री भी छोटे छोटे कपड़े सीने का काम करती थी और कुछ पैसा कमाया करती थी। बच्चों को स्कूल में डालने के लिए उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए था और ऐसे छोटे मोटे काम करके वो पैसे जमाया करती थी। बड़ी बेटी का नाम मीना था और वो 15 साल की थी। दूसरी बेटी का नाम रजनी था और वो 14 साल की थी और छोटी बेटी का नाम संजना था और वो 9 साल की थी। कोटेश्वर की पीने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो शराब पी पी कर पूरी तरह से अपनी सेहत को खराब कर लेता है। पूरी तरह से सेहत खराब होने की वजह से उसका कोई इलाज भी नहीं हुआ था और एक दिन वो ऐसे ही मर जाता है। कोटेश्वर के मरने के बाद उनके घर के लिए मर्द का सहारा ही नहीं था। अब जो भी करना था सब कुछ सावित्री को ही करना था। बेचारी कोई काम करना भी नहीं जानती थी, ऐसे ही कपड़े सीकर अपना गुजारा करती थी। तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होती गई, उनके खर्चे बढ़ते गए, लेकिन काम तो उनका ऐसे ही था। और बेचारी सावित्री तीनों बेटियों को स्कूल में भी पढ़ाने के लायक नहीं थी, जिससे सिर्फ छोटी बेटी संजना को ही स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ती थी। एक दिन की बात है कि संजना स्कूल से आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ ही दिनों में ना हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है माँ, और कहा था कि परीक्षा के लिए फीस देनी पड़ेगी माँ, और नए जूते भी लाने होंगे क्योंकि मेरे जूते तो पूरी तरह फट चुके हैं माँ। हाँ हाँ बेटी, ठीक है, सब हो जाएगा। तू पहले जा और नहा कर आ जा, मैं तुझे खाने के लिए कुछ दे दूंगी। संजना के वहाँ से जाने के बाद सावित्री अपनी बेटी की बात याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी और ये देखकर उसकी बड़ी बेटी मीना उसके पास पहुँचती है और कहती है कि माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि मैं भी कल से कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी और हम बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मीना की ये बात सुनकर उसकी दूसरी बहन रजनी भी वहाँ पहुँचती है और कहती है, दीदी, मैं माँ के साथ ही घर के सारे काम संभाल लूंगी दीदी, और मशीन में कपड़े कैसे सिए जाते हैं मैं ये भी सीख लूंगी। तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगी और माँ का साथ भी दूंगी। इस तरह से दोनों बहनें अपनी माँ को हिम्मत देते हैं और फिर दूसरे दिन से अपने लिए काम ढूंढना शुरू करते हैं। बड़ी बेटी मीना एक किराने की दुकान में चली जाती है और वहाँ उसको काम भी मिल जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करती थी, जितना उनके घर के लिए काफी होते थे। और फिर कुछ समय के बाद छोटी बेटी संजना को लेकर उसके लिए किताबें और जूते खरीदने के लिए सावित्री उसको लेकर बाहर चली जाती है। सड़क पर दोनों जा ही रहे थे कि संजना बहुत ही तेज इधर उधर जाने लगी और सड़क से उसका ध्यान पूरी तरह से हट चुका था। दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी लॉरी आ रही थी। सावित्री ने ये देखा और उसको समझ आ गया था कि उसकी छोटी बेटी की जान खतरे में है। भागती हुई आती है और अपनी बेटी को वहाँ से धक्का दे देती है। इतना वक्त उसके पास नहीं था वह खुद भी अपनी जान बचाए और वहाँ गिर जाती है। सावित्री के नीचे गिरते ही लॉरी का एक पहिया उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे सावित्री का एक पैर टूट जाता है। बेचारी मजबूर हो गई थी, अब कोई काम नहीं कर पाती थी, हमेशा चारपाई पर ही लेटी रहती थी। एक दिन की बात है कि बहुत ही उदास होकर बड़ी बेटी मीना घर पहुंचती है। इतनी उदास देखकर उसकी छोटी बहन रजनी उसके पास पहुंचती है और बड़ी बहन से बात करती है। दीदी, तुम आ गई? क्या हुआ दीदी? अरे क्या हुआ दीदी? बोलो ना, क्या हुआ? ऐसे खामोश क्यों हो? अच्छा, इस महीने की तनख्वाह मिल गई क्या तुम्हें? अरे दीदी, तुम इतनी चुपचाप सी क्यों हो? कुछ तो बोलो। अरे दीदी, जवाब तो दो ना।
अरे रजनी, कितने सवाल करेगी उस लड़की से? अभी अभी घर पहुंची है, बहुत थकी हुई होगी। उसे थोड़ा आराम तो करने दे, सवाल पे सवाल किए जा रही है। मीना अंदर जाकर कपड़े बदलती है और फिर आकर सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। सावित्री और छोटी बेटी संजना चारपाई पर जाकर सो जाते हैं और इधर रजनी जितना कुछ जानती थी उतना ही कपड़े सीने की कोशिश में लगी रही। तभी उसके पास मीना आती है और उससे कहती है, रजनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल से मैं मेरे पुराने वाले काम के लिए नहीं जाऊंगी, मैं कुछ अलग काम ढूंढूंगी। मुझे अभी वो काम नहीं करना है। क्या बात है दीदी, तुम ऐसी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बोलो ना। अरे दीदी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रजनी, ये सारी परेशानियां, ये सारे दुख हमारे ही नसीब में क्यों? पिताजी तो भगवान को प्यारे हो गए और माँ की तबीयत बहुत ही खराब रहती है। छोटी को स्कूल में पढ़ाना है, उसको अच्छा जीवन देना है। जो काम हाथ में मिलता है उसको हम करते तो है, लेकिन पता नहीं दुनिया की सोच और दुनिया की नीयत कब बदलेगी। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, उस दुकान का मालिक बहुत ही बुरा आदमी है। मैं उसके पास और काम करने नहीं जाऊंगी। औरत बनकर पैदा होना क्या हमारा पाप है? क्या हमें इस पाप की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? आखिर ये भगवान का कैसा इंसाफ है? मीना का इस तरह से दुखी होना और उसका रोना देखकर बेचारी रजनी भी बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि दीदी, हम क्या करेंगे? अभी तो हम मजबूर हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा सोचेंगे तो भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि घर का गुजारा करने के लिए हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों बहनें ऐसे ही अपना दुख एक दूसरे से बांटती रहीं और बहुत ज्यादा रोने लगी। तभी उनके आंसू उस कपड़ों की मशीन पर गिरते हैं। तभी देखना था कि एक अजीब तरह का जादू ही हो गया था। वो मशीन एक ही बार में अचानक ही बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही तेज रोशनी आने लगी और फिर वो कपड़ों की मशीन उन दोनों लड़कियों से बात करने लगी। मीना, रजनी, तुम लोग रो रही हो? नहीं नहीं, मत रो। लड़की बनकर पैदा होना कोई पाप नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो एक लड़की माँ काली का भी रूप ले सकती है। तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी, उसको बाहर निकालो। ऐसे हर छोटी छोटी बात पर उदास होना बंद कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ या दुख नहीं आने दूंगी। मैं हूँ ना, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हें जिस तरीके के कपड़े चाहिए हो, मैं उस तरह के कपड़े तुमको लाकर दे दूंगी। यहाँ कोई कपड़ा रखो और अपनी इच्छा मांगो, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है? और हाँ, दोबारा कभी ऐसे दुखी मत होना। ये सारी बातें कहकर फिर से वो कपड़ों की मशीन मामूली तरीके से बन जाती है। ये सब देख रहे दोनों मीना और रजनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर दोनों सोचने लगी कि आखिर ये सब सपना है या फिर सच्चाई। ये देखने के लिए वो लोग कुछ कपड़े लाते हैं और उस मशीन पर रखते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुमने सच ही ये सब कुछ सच सच कहा है तो इन कपड़ों से हमारी छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा फ्रॉक बना दो और उसके लिए रिबन्स भी बना दो। ये बोलना ही था कि उस जादुई मशीन से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आने लगे और जो उन लोगों ने देखा था वो देखकर तो उनको खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब उन दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तब से लेकर रजनी और मीना दोनों मिलकर अलग अलग और नए नए तरीके के मॉडल्स उस मशीन को बोलते और वो मशीन वैसे ही कपड़े बनाकर दिया करती थी। बहुत कम समय में ही उन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े बना लिए थे और देखते ही देखते उनके घर की पूरी हाल बदल गई थी। अब उनके घर में भगवान की कृपा से कोई समस्या या परेशानी नहीं थी। थोड़े ही समय में उन दोनों ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था और उनकी तरह गरीब लड़कियां जितनी भी थी उन लोगों को आश्रम देते हैं और उनसे काम करवाकर उनको भी पैसा दिया करते थे। धीरे धीरे एक बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री भी बना लेते हैं और उसमें मशीन का काम करना और बनाए हुए कपड़ों की पैकिंग वगैरह करवाने के लिए कुछ लड़कियों को रख कर उनसे काम करवाया करते थे और उनको अच्छे पैसे दिया करते थे, जिससे सारे लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे। और उनकी माँ का भी एक बहुत बड़े अस्पताल में उन लोगों ने इलाज करवाया था।
पैसा कमाने के साथ साथ उन लोगों ने उस गांव में बहुत अच्छा नाम भी कमा लिया था।